हेलो मेरा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल हैं आपके दोस्तों। जिस प्रकार से बच्चों का डिमांड क्लास को लेकर रहता है और जिस पोटेंशियल के साथ, जिस एनर्जी के साथ बच्चे टीओ के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, लगता है इस बार शिक्षक बन के ही मानेंगे, इस बार सरकारी नौकरी लेकर ही मानेंगे, है ना। तो 2026 के स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ी मध्य प्रदेश की ओर से वैकेंसी जारी हो चुकी है 1120 पोस्ट पर, जो कि पिछले बार से ज़्यादा है ना। तो टीओ का एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के हर एक नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल के सवालों को आपके साथ आपके सामने मैं लाऊंगा और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल दमदार तरीके से करेंगे, है ना। आप देखना हर लेवल का, हर यूनिट से, हर एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम है, तो इस टेलीग्राम को भी जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए होंगे वो लोग कर लें। ये मैराथन सीरीज का 41 नंबर का क्लास है, 41वां मैराथन सेशन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी का हर रोज़ की तरह दोस्तों क्लास को शेयर करना, लाइक्स करना, ये सब आपका काम है ना। और आप लोग पूरे ईमानदारी से करना यार, है कि नहीं। देखिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा शुरू होता है आज का 126 नंबर का पहला सवाल बनता है कि किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध का मान कितना होता है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध का मान कितना होता है। अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बना के दिखाऊँ आप लोगों को, तो देखना आप कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, कुछ इसी प्रकार से होगा। और बीच में यहाँ पर होगी कोर, बीच में यहाँ पर क्या होगी, कोर। इसको सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दो, सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो हमारी है ये एक लोड से कनेक्ट हो जाती है ना। यहाँ पर एक भार होता है, ये होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आप बताओ इनका कनेक्शन कैसा है, आप अपने आप बता सकते हो आंसर क्या होगा। देखो यार एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वही कनेक्ट है सोर्स के साथ और विद्युतीय रूप से यही वाइंडिंग कनेक्ट है। सेकेंडरी वाइंडिंग तो बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारी सर्किट ओपन होती है और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा, इनफाइनाइट। कैसा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होगा, है ना। तो फिर आप ये कहते होंगे कि सर हम सप्लाई इस पे देते हैं तो हमारी ये सप्लाई यहाँ कैसे चली जाती है। ये देखिए चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है ना। चुंबकीय रूप से ये कैसा होता है, जुड़ा होता है, चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर से मुझे याद आया, अभी हमारे मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टिंग के जरिए एक इतना बड़ा पावर ट्रांसफार्मर रोड के जरिए सड़क के जरिए जा रही थी टेलर से, कि मैं अभी जिस ये 20 बाई 20 के कमरे में खड़ा हूँ तो इसके साइज के लगभग 4 से 5 कमरे के बराबर उसका आकार था। इतना हैवी ट्रांसफार्मर थी। अब आप सोचो वो कितने केवीए का रहा होगा। वो केवीए तो छोड़ो, वो एमवीए में रही होगी, है ना। वो इतने बड़े पावर ट्रांसफार्मर को ट्रांसपोर्टिंग के जरिए भेजा जा रहा था। इस पर बहुत सारे वीडियो भी बने थे, बहुत सारे रील्स भी बना था, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर जो हम सोचते हैं ना कि एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, या फिर हमारे दिमाग में हम इमेजिन करते हैं कि वही 63 केवीए का ट्रांसफार्मर जो रास्ते में लगे पड़े दिखते हैं हमें, वो तो एक ट्रांसफार्मर का नमूना है। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर तो इतने बड़े होते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग के जैसे ट्रांसफार्मर होती है, ठीक है ना। उस ट्रांसफार्मर को आप पढ़ते हो तो देखना ये विद्युतीय रूप से अलग होते हैं लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, है ना। ये कोर जो है ना, इसी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर होता है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में फैराडे के नियम के द्वारा इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, फिर उसका करंट फ्लो होती है। तो ये इसका आंसर होगा अनंत। देखो, अकॉर्डिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इफ वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ and the middle finger indicate the direction of the induced EMF, then what does the first finger present? पहली उंगली जो है ना, ये किसको प्रेजेंट करता है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो पहली उंगली देखो चालक की गति नहीं करता, क्योंकि चालक की गति ये लेफ्ट हैंड रूल से आती है। ये
द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, बल रेखा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है पहली उंगली। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है, ये जो नियम है ना, ये किस पे लागू होता है मेरे भाई, ये लागू होता है हमारे जनरेटर पर। किस पर, जनरेटर पर राइट हैंड रूल लागू होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जनरेटर पर आप लेफ्ट हैंड रूल नियम लागू करो तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारी जनित्र होती है ना, जनरेटर जो होता है ये क्या करता है, ये बल से धारा उत्पन्न करता है। किससे उत्पन्न करेगा धारा, बल से। और मोटर जो है ना, मोटर जो है ये धारा से बल उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, धारा से बल उत्पन्न करता है ना। देखो डीसी जनरेटर है या एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर जो है इस पे हम क्या करते हैं, हैंडल लगाते हैं और उसको घुमाते हैं अपन, है कि नहीं। जब उसको घुमाते हैं तो एक बल लगता है, और बल लगता है तो हमारी शाफ्ट घूमती है, और घूमती है तो ईएमएफ जनरेट होता है जिससे करंट प्राप्त होती है। लेकिन मोटर में ऐसा नहीं, मोटर में हम करंट की सप्लाई देते हैं और वो हमें यांत्रिक बल उत्पन्न करके देता है, ठीक है। तो हम कभी भी जनरेटर में लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें जनरेटर से आउटपुट में सप्लाई चाहिए, लेकिन मोटर में इनपुट में सप्लाई देना पड़ता है। समझ रहे बात को, इसलिए उल्टा नहीं हो सकता कभी भी, है ना। पैंट को आप शर्ट के जगह पे पहन सकते हैं क्या, या शर्ट को पैंट के जगह पे पहना जा सकता है क्या, ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल का बात हो गया, है ना। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। डीसी मोटर, देखो एक सवाल है कि डीसी मोटर की बैक ईएमएफ, डीसी मोटर की बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाता है तो क्या होगा। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अगर अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा, मोटर अधिक आवाज़ के साथ चलेगी, नहीं, मोटर लगातार चलती रहेगी, नहीं, मोटर क्या होगा, मोटर जो है ये बर्न हो जाएगी, है ना। मोटर क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, है ना। मोटर हमारी जल जाएगी। बर्न का मतलब क्या होता है, जल जाना, तो आर्मेचर बर्न हो जाएगी। देखिए डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का काम क्या होता है, अब पहले आप वो समझो, है ना। जो हमारी ये बैक ईएमएफ है ना, इसको हम कहते हैं, इसको काउंटर ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, समझिए, काउंटर ईएमएफ के नाम से भी इसको हम जानते हैं बैक ईएमएफ को। इसका काम ये होता है, ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करती है, सप्लाई वोल्टेज का ये क्या करती है, इसका ये विरोध करती है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करती है और आर्मेचर करंट को नियंत्रित करती है। ये दोनों काम है इसका, है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अचानक समाप्त हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि मोटर हमारी चल रही थी, मोटर हमारी चल रही थी और चलते चलते बैक ईएमएफ खत्म हो गया। बैक ईएमएफ का काम है आर्मेचर करंट को कंट्रोल करना, है ना। अब बैक ईएमएफ समाप्त हो गया तो आर्मेचर करंट को कंट्रोल नहीं करेगी। इसका मतलब ये समझो कि बैक ईएमएफ जो है ना, आर्मेचर में बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का काम कर रही है। अब ये प्रतिरोध तो खत्म हो गया, अब आर्मेचर में अधिक करंट बहेगा, क्योंकि आर्मेचर जो है वो मोटे तार से बनी होती है और मोटे तार का रेजिस्टेंस होता है कम। इसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में मैक्सिमम करंट चलेगा और वही मैक्सिमम करंट इस मोटर के जलने का कारण बन जाएगा, है ना। आप यही समझो कि बैक ईएमएफ का मतलब आप ये समझ लो कि प्रतिरोध, करंट को रोकने वाला प्रतिरोध। अब देखो यार, शुरू में क्या होता है, जब मोटर हमारी खड़ी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मोटर को स्टार्टर के बिना मत स्टार्ट करो, क्योंकि जब हमारी स्पीड जीरो होगी तो बैक ईएमएफ भी जीरो होगा, है ना। क्योंकि बैक ईएमएफ स्पीड से आती है, बैक ईएमएफ स्पीड से आती है ना। देखो ये बैक ईएमएफ है और ये फ्लक्स है, यही फॉर्मूला होता है। बैक ईएमएफ और गति एक दूसरे के समानुपाती। शुरू में मोटर खड़ी है, इसका मतलब स्पीड जीरो, तो बैक ईएमएफ जीरो। जैसे ही मोटर को आप स्टार्ट करोगे ना, तो अधिक से अधिक करंट चलेगी और आर्मेचर जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फिर वो बहुत अधिक करंट के कारण जल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि मोटर को बिना स्टार्टर से स्टार्ट मत करना, तो आर्मेचर हमारी जल जाएगी। सिंपल सी बात है, बैक ईएमएफ अगर समाप्त हो गया तो।
है ना। लो भाई, नेक्स्ट है कि द टर्म्स कॉगिंग, कॉगिंग टर्म्स क्या है ना, शब्द क्या है कॉगिंग, कॉगिंग शब्द क्या है। सुनने में तो बड़ा अच्छा नाम लग रहा है कॉगिंग, है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर में तो कॉगिंग होता नहीं है, इसमें हमिंग होती है ना, इंडक्शन मोटर में होता है। किस में होता है? इंडक्शन मोटर में। देखिए ये जो हमारी इंडक्शन मोटर है ना, ये जो हमारी इंडक्शन मोटर है इसी में होता है कॉगिंग। कॉगिंग आता कहाँ से है पहले वो समझो। देखना, जो हमारी मोटर है ना उसमें क्या है? स्टेटर, स्टेटर में क्या है? स्लॉट जिसमें वाइंडिंग करी जाती है, और होती है हमारी रोटर, रोटर में भी होती है स्लॉट जिसमें कंडक्टर के बार्स डाले जाते हैं, है ना। अगर ये दोनों के दोनों स्लॉट आमने सामने आ जाएं, दोनों के दोनों स्लॉट क्या आ जाए? एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो ये क्या होगा ना, ये मैग्नेटिक रूप से, किस रूप से? मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाएंगी। और जब ये लॉक होंगी ना तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड एक दूसरे के जस्ट बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर क्या दिक्कत है, और तो अच्छा है हमारी मोटर जो है ये सिंक्रोनस मोटर के जैसे चलने लगेगी। दिक्कत तो कोई नहीं है मेरे भाई, दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बट दिक्कत बाद में आती है जब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं ना, तो जो हमारी E2 है ये E2 क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि रोटर का ईएमएफ जो है ना ये स्लिप के समानुपाती है ना, और हमारी इसमें जो स्लिप है ना ये 0 हो जाएगी। कब? जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब। और अगर E2 बराबर 0 हो गया तो हमारा I2 यानी कि रोटर का करंट 0 हो जाएगी। रोटर का करंट 0 तो रोटर का फाइनली टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। अब आप समझिए, रोटर का अगर टॉर्क 0 हो गया, रोटर का टॉर्क अगर 0 हो गया तो हमारी मोटर खड़ी हो जाएगी, है ना। तो हम ऐसा चाहते नहीं है कि मोटर हमारी खड़ी हो जाए। इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमिना को कॉगिंग कहा जाता है। अब इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं? इससे बचने के लिए हम करते हैं कि जो, अब स्टेटर को तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि स्टेटर बॉडी से कनेक्ट होता है। हम छेड़खानी अगर कर सकते हैं ना तो वो रोटर से कर सकते हैं। आप देखिए रोटर में ये तिरछा आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं स्क्वीविंग करना, स्क्वीविंग करना, है ना। ये स्लॉट कैसा बनाया जाता है? रोटर का तिरछा। आप कभी भी देखना मोटर के अंदर, जब भी मोटर वाइंडिंग कराने के लिए निकालना बाहर, उसका शाफ्ट, उसका रोटर देखना थोड़ा तिरछा होता है ना। स्टेटर के स्लॉट से एक पिच की दूरी पर तिरछी इसको रखी जाती है। इसको कहा जाता है स्कीविंग। स्कीविंग करने से ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लॉक नहीं होने पाती है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या क्या लाभ मिलता है? पहला लाभ होता है कि रोटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। रोटर का प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। और दूसरा, रोटर का जो धारा है वो घट जाता है। और तीसरा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है, स्टार्टिंग का टॉर्क जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये हमें लाभ मिलता है स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन इसको तिरछा करने से ना थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है स्टार्टिंग टॉर्क में, थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉर्क डैमेज होता है, बट लॉक नहीं होता, मोटर हमारी रुकती नहीं है। इसी फिनोमिना को कही जाती है कॉगिंग। और कॉगिंग जो है ना ये इंडक्शन मोटर में होता है। किस में होता है? इंडक्शन मोटर के अंदर होती है। तो आंसर है आपके सामने कि प्रेरण मोटर जो है इसी से संबंधित है हमारी कॉगिंग। आ गया समझ में? बताओ, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ें, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर देना यार, है ना। आज ना एक सुबह एक बच्चे का मैसेज आया क्लास से कि सर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे भाई। देखो यार, किसी की मेहनत को अगर कोई पहचान रहा है ना तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। यहाँ तो खुद के मेहनत को नहीं पहचानते, तैयारी करते रहते हैं, 4 साल से करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो गया या नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे ना बड़ा उस टाइप के बच्चे होते हैं जो दूसरे की मेहनत को पहचानते हैं, दूसरे के मेहनत को सम्मान देते हैं और दूसरे के मेहनत को वैल्यू देते हैं। उस बच्चे के कमेंट ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं उसका नाम पढ़ना भूल गया, है ना, क्या नाम था। तो मैं आपके कमेंट को सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने
मेरे इस मेहनत को सम्मान दिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके बदले में मैं आपसे जो मांग रहा हूँ वो तो निःशुल्क है, ऐसा तो नहीं उसका कोई चार्ज है, बस शेयर करना है बच्चों के साथ ताकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नॉट गेट। नॉट गेट का क्या फंक्शन होता है? नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? नॉट का मतलब वैसे देखा जाए अंग्रेजी में तो नॉट का मतलब नहीं, नोट का मतलब नहीं, ये एक इन्वर्टर इनपुट संकेत जैसा होता है। देखिए आइए इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए जो ये नॉट गेट होती है ना, जो हमारी ये नॉट गेट होती है, ये दिखती कुछ इस प्रकार की है, ऐसे। ये हमारी यहाँ पर लगे होते हैं बबल्स, यहाँ पर लगे होते हैं बबल्स। अब देखो इसमें इनपुट मैं दो प्रकार का दे रहा हूँ। अगर इनपुट मैं 1 दूंगा तो ये आउटपुट 0 मुझे देगा, है ना, यहाँ पर होता है आउटपुट। अगर इनपुट मान के चलो मैं 0 दिया तो ये आउटपुट मुझे 1 देगा। इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है? इन्वर्टर की तरह। इन्वर्टर क्या करता है? सप्लाई को चेंज करता है। अब ये चेंज जो है ना, यहाँ पर बबल्स लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बबल्स। यही बबल्स इन्वर्टर के जैसा कार्य करता है। अगर मैं सप्लाई इनपुट अगर 1 दूंगा या फिर हाई दूंगा तो आउटपुट लो मिलेगा मुझे, है ना, बस यही काम है इसका। और ये एक ना, ये एक बटन के जैसा काम करता है और ये पुश बटन के जैसा काम करता है। कैसा? पुश बटन के जैसा इसका कार्य होता है, पुश बटन के जैसा ये कार्य करता है ना। चलिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए? स्टेटमेंट आप इसको पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा है कि नॉर्दन थ्योरम इज ए सेम सुपरपोजिशन थ्योरम। सेम तो नहीं होता, अलग अलग होता है। सुपर थ्योरम जो होता है सुपरपोजिशन वो अलग होता है, नॉर्टन अलग होती है। नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम के विपरीत होता है? नहीं होता है। नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम सेम होता है? नहीं होता है, सेम नहीं होता, ये विपरीत होता है। नॉर्टन थ्योरम और ये हमारा थेवेनिन थ्योरम ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। देखना नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है? नॉर्टन थ्योरम कहता है कि नॉर्टन थ्योरम से जो सर्किट बनता है ना, उसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है, वो करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में होता है। अगर मैं बना के दिखाऊं आपको तो नॉर्टन्स थ्योरम में देखो, इसका सर्किट बना रहा हूं ना, यहां पर देखो ये हमारा करंट सोर्स, ये क्या है? करंट सोर्स। यहां पर रेजिस्टेंस होंगे, एक होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस होगा। ये जो प्रतिरोध है ना, ये हमारा है नॉर्टन और ये है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा सर्किट है ना, ये कहलाएगा नॉर्टन थ्योरम। यहाँ से लेकर के ये हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्टन थ्योरम। देखो नॉर्टन थ्योरम में ये था, करंट सोर्स के समांतर में एक रेजिस्टेंस लगी होती है ना। लेकिन जो हमारी थेवेनिन थ्योरम होता है, थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि इसमें सोर्स वोल्टेज के श्रेणी क्रम में, सोर्स वोल्टेज के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा होता है R। तो अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, इसीलिए ये एक दूसरे के कैसा होता है? विपरीत होती है। अगला देखिए कि नियत टॉर्क ड्राइव के लिए किस गति नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है? नियत टॉर्क ड्राइव। आजकल ना ड्राइव का प्रयोग बड़ा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ड्राइव का प्रयोग। और ड्राइव से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अलग अलग मेथड है कंट्रोल करने के, अलग अलग तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, आप सोच करके देखिए कि आज के टाइम पे देखा जाए तो देखिए एक बच्चा मुझे एक लाइन बोल गया, मैं कॉलेज में भी पढ़ाने जाता हूँ, एक बच्चा एक लाइन बोला मुझे, मेरे को उसका लाइन बहुत पसंद आया। बोला सर ITI वालों की डिमांड आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ सीखता हूँ इससे। मैंने पूछा कि बताओ कैसे? तो उसने कहा
कि सर क्या है ना कि आज के टाइम पे एआई आ गया है और एआई हर काम कर रहा है ना, हर काम एआई कर रहा है। तो मतलब डॉक्टर का काम एआई कर दे रहा है ना, इंजीनियर्स का काम एआई कर दे रहा है, कैलकुलेशन का भी काम एआई कर रहा है, कंप्यूटर का काम एआई कर रहा है, रोबोट का काम कर रहा है, मतलब हर चीज़ जो है ना वो एआई कर रहा है, 99% एआई काम कर रहा है। बट एक आईटीआई का काम एआई नहीं कर सकता। उसने ये कहा, मैंने बोला कैसे? बोला सर वायर को कनेक्ट करना है तो कैसे एआई कनेक्ट करेगा? और उसकी इस बात को मैं सोचा कि सही बात है, वायर अगर कहीं पर निकालना है, मान लो एमसीबी में जोड़ना है तार, तो एआई कैसे जोड़ेगा? तार को कटिंग करना है तो एआई कैसे कट करेगा, है ना? एआई तो एक सॉफ्टवेयर है। तो आने वाले टाइम पर आईटीआई की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सच बात है दोस्तों, 100% सत्य बात उसने बोला कि आने वाले टाइम पर आईटीआई वालों का काम या फिर आईटीआई वालों की डिमांड 4 गुना हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई जी जान लगा दो, है ना, ताबड़तोड़ पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, नियत टॉर्क ड्राइव के लिए किस गति नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर का क्या कंट्रोल किया जाता है? वोल्टेज। आपको ये बात पता होगा कि जो टाउ है ये किसको बताता है? टॉर्क को। तो टाउ किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट, है ना। और ये जो फ्लक्स होती है ना, फील्ड का फ्लक्स होता है। कौन सा? फील्ड का फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स है? ये है फील्ड का फ्लक्स। और आर्मेचर करंट है और ये है हमारी टॉर्क। अब आप देखना कि आर्मेचर फ्लक्स फील्ड जो फ्लक्स होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो इससे हमें मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है सिर्फ आर्मेचर करंट से। अब देखना, एक बात देखना आप कि आर्मेचर का जो वोल्टेज है उसको हम कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर के वोल्टेज को जब कंट्रोल करते हैं ना, तो स्पीड कम और ज़्यादा होता है। स्पीड कम होगा और ज़्यादा होगा, लेकिन टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि वोल्टेज को आपने कम किया तो टॉर्क भी कम हो गया, है ना। वोल्टेज को आपने ज़्यादा किया तो टॉर्क ज़्यादा हो गया। टॉर्क हमें कांस्टेंट चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट, है ना। टॉर्क में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमें। तो आर्मेचर वोल्टेज इज राइट आंसर। यही आपका सही आंसर होगा कि आर्मेचर कंट्रोल करके हम नियत टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं डीसी मोटर के अंदर। अब ऐसा नहीं कि डीसी मोटर में ही सिर्फ ड्राइव लगता है, एसी मोटर में भी ड्राइव लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के जरिए मोटर को ये सारी ऑपरेशन करता है ना। एक वीएफडी है, वो भी एक प्रकार का ड्राइव है जो एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। और वीएफडी से अच्छा ड्राइव आज तक मैंने नहीं देखा। वीएफडी एनर्जी सेविंग का भी काम करती है, ये भी ध्यान दे लो। एनर्जी सेविंग कितनी बड़ी बात है, एनर्जी सेविंग, है ना। अन्यथा आप कोई भी ऑपरेशन कर लीजिए, कोई भी ऑपरेशन करिए, उसमें एनर्जी का लॉस ही होगा, लेकिन ये एनर्जी को सेव करती है। वैसे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। आने वाले टाइम पे, आने वाले दिनों में आप देखना कैसे कैसे टूल्स हो जाएंगे, है ना। आज के समय में पता है दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। अगर किसी भी बिल्डिंग में अगर अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है और आपको दीवार में छेद करना है, आपको शंका है कि यहाँ पर वायर हो सकता है, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर वायर हो सकती है और छेद भी मुझे यही करना है? छेद करते समय वायर पड़ गई तो सर्किट शॉर्ट हो सकती है। तो उसके लिए एक बना हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्टर, है ना। उस टेस्टर को दीवार पे लगाओ और वो अपने आप बता देगा कि मतलब यहाँ से तार गुजर रही है या फिर नहीं गुजर रही है ना। तो मतलब कैसी कैसे टूल्स बन रहे हैं, हम आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले टाइम पे देखना, सच में आईटीआई की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे संयोजित होते हैं, बताना जरा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे संयोजित होते हैं? डीसी जनरेटर में इंटरपोल संयोजित है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अब देखिए, ठीक है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हो रहा है, लेकिन नहीं, आर्मेचर में हो रहा है लेकिन श्रेणी क्रम में क्यों होता है? आपने कनेक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जब भी सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट एक समान चलती है। करंट क्या चलती है? एक समान चलती है ना। इसमें से ये है इंटरपोल, ये वाली है हमारी इंटरपोल। आप यहाँ से देखिए, ये है इंटरपोल, है ना, और ये है मेन पोल।
ये कौन सा पोल है? ये है मुख्य पोल या मुख्य ध्रुव, है ना। मुख्य ध्रुव में क्या है, हमने कॉइल लपेटा और सप्लाई दिया, इसमें से आर्मेचर फ्लक्स, कौन सा? आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? आर्मेचर फ्लक्स का उत्पादन हो गया है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये आर्मेचर का जो फ्लक्स है ना, ये फील्ड के फ्लक्स को प्रभावित कर रहा है, फील्ड के फ्लक्स को प्रभावित कर रहा है। फील्ड का फ्लक्स अगर प्रभावित हो गया तो ये जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। हमें ये जो आर्मेचर करंट जो प्रभावित कर रहा है फील्ड फ्लक्स को, तो आर्मेचर करंट के प्रभावित वाले फ्लक्स को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसलिए हमने इसी के श्रेणी क्रम में एक कम्यूटेटिंग पोल, इंटरपोल हमने लगा दिया। अब ये इंटरपोल जो होता है ना, इसके सीरीज में होता है, ताकि जितने एम्पियर का करंट इसमें चल रहा है थोड़ा बहुत कम, नहीं तो उतने ही एम्पियर का इस पे भी करंट चले, ताकि जितना फ्लक्स इसमें डेवलप हुआ है उतना ही फ्लक्स इसमें भी डेवलप हो, और ये फ्लक्स इस फ्लक्स को काटेगा, क्योंकि ये फ्लक्स नुकसान कर रहा है फील्ड के फ्लक्स को, ठीक है। तो हम क्या किए, हमने भी इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और थोड़ा बहुत टर्न्स की संख्या कम कर दिया, अन्यथा इसके बराबर ही रखते हैं। तो इस प्रकार से हम मतलब इंटरपोल लगा करके हम डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का, किसका? अगर जनरेटर में हमारी आर्मेचर रिएक्शन हुआ है, आर्मेचर रिएक्शन हुआ है, तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग वाला है। कैसा है? डीमैग्नेटाइजिंग। तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को ये क्या करता है? समाप्त करता है। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम इंटरपोल का सहारा लेते हैं, इंटरपोल का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? डीमैग्नेटाइजिंग जो है ये ईजी को कम करता है, जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ है उसको कम करता है ना। तो हमें कम नहीं करने देना है, हमें कम नहीं करने देता। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। और इसका जो आकार है, ध्यान रखना, इसका जो शेप है ना, ये हमेशा नुकीला रखा जाता है। कैसा? नुकीला। मालूम है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पोल है ना, ये कभी भी सेचुरेट ना हो, है ना, मतलब कि जल्दी से सेचुरेट ना हो, जल्दी से सेचुरेट ना हो, इसलिए इसके शेप जो होते हैं वो नुकीले आकार के होते हैं, नुकीला होता है बिल्कुल, इस प्रकार का होता है। मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार का, ऐसा, है ना। फिर इस पर हम लोग अपन वाइंडिंग ऐसे लपेटते हैं, ऐसे। तो इसकी आकार जो होती है नुकीला आकार का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, लो भैया, नेक्स्ट सवाल है, किसी 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी निक्षेपित करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, बैटरी वाला जो यूनिट है उसका सवाल है। 5 सेंटीमीटर गोले पर इतना ग्राम चांदी निक्षेपित के लिए कितनी डीसी विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो M बराबर Z/IT, इससे तो आएगा नहीं, है ना। चांदी की निक्षेपण के लिए कितनी धारा की जरूरत पड़ेगी? देखिए, चांदी की परमाणु भार कितना होता है? 108, है ना। देखो, चांदी की परमाणु भार जो होता है, चांदी की परमाणु भार कितना होता है? 108 ग्राम प्रति मोल, 108 ग्राम प्रति मोल, है ना। और हमें क्या बोला है? 11.8 ग्राम चांदी, ठीक है। 11.8 नहीं 18 ग्राम चांदी में मोल की संख्या, मोल की संख्या, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? N बराबर 11.18/108, बिल्कुल कर सकते हैं। भाग तो जाएगा नहीं, है ना, 0 बार भाग जाएगी, फिर कितने बार जाएगी? 101 बार, 0.1, फिर 108, फिर भाग जाएगी नहीं, लगाना पड़ेगा आपको 0, है ना। फिर कितने बार में जा रही है? आप करके देखो, 108, 324, 3 बार में जाएगी। कितने बार में? 3 बार में। देखो, तो हमें कितना मिला? 0.103, 0.103 बचा
108 पंचे 5 बार में और जा रही है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा है ना, ये हमारा इतना हो गया, ठीक है ना, 0.1035। अब आप देखिए यहाँ पर मोल होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोल, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि 1 फैरड बराबर कितना कूलाम चार्ज होता है, तो 1 फैरड बराबर 96,500 भी होता है ना। 1 फैरड बराबर, देखो 1 फैरड बराबर या स्थिरांक हम मान लें, 1 फैरड बराबर 96,500 कूलाम, 500 कूलाम प्रति मोल। तो क्या अब मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, 96,500 का 0.1035। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें प्राप्त होता है 9 नहीं, मैंने कैलकुलेशन किया था 8.5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁴ कूलाम के बराबर है। अब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है सर, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है सर, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये सब होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये सारे के सारे गलत हैं। आंसर हमारा ये होगा, राइट, ये आंसर होगा सही, ठीक है ना, ये वाला। तो इतना कूलाम विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में? देखो, जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होते हैं उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, है ना। अवशिष्ट चुंबकत्व को होना बहुत ज़रूरी है। और अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे बनता है, देखना, अवशिष्ट चुंबकत्व जो हम कोर का निर्माण करते हैं, है ना, और कोर का निर्माण करने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं उस मटेरियल में चुंबकीय गुण होने चाहिए, उस मटेरियल में चुंबकीय गुण होने चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि एक ऐसा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ जिसमें कॉइल लपेटकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, और कॉइल की सप्लाई हटा देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का गुण हट जाता है, बट थोड़े बहुत मात्रा में उसमें अवशेष के रूप में उपस्थित रहता है, वही है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी है। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि ओवर हीटिंग की वजह से अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हैवी शॉर्ट सर्किट की वजह से अवशिष्ट चुंबकत्व ख़त्म हो जाता है ना। फिर हमें इसको एक मतलब कि इसको हमें चार्ज करना पड़ता है ना, इसको अवशिष्ट चुंबकत्व को वापस लाने के लिए, ठीक है ना, ये हमें कार्य करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाते हैं, और इतना जल्दी होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट निर्माण करने वाले कारीगर को पहनाया जाता है ना, क्या पहनाया जाता है? वर्कर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिक्वायर्ड टू वियर, क्या पहनाया जाता है ना? चश्मे या कोई अन्य मुख कवच, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना, एसिड का मामला है तो चश्मा पहनना जरूरी है ना, आंखों में ना आए, या मुख में एक मास्क लगाना जरूरी है, N95। रबर के जूते पहन लो आप, इंसुलेट, मतलब कि रबर के जूते अगर रहेंगे तो पैरों में वो एसिड जो है वो पैरों तक आएगा नहीं तो पैरों को वो नुकसान पहुंचाएगा। हाथ में ग्लव्स पहनना जरूरी है कि हाथ में भी तो ना लगे, है ना, शरीर का तो पार्ट हाथ भी है। रबर के एप्रेन
रबर के एप्रेन पहने, एप्रेन से ये होता है कि पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, बॉडी में वो कहीं भी गिरेगी अगर तो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, एप्रेन उसको कवर करेगा। तो कुल मिलाकर के फाइनली जो मामला है वो ये है कि इसमें जो है ना, इसमें सभी हैं, उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। लो भाई अगला सवाल है, सामना करो इस सवाल का। वाई इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी जनरेटर वेरी लो, क्यों होता है? डीसी जनरेटर जो होते हैं उसके आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध अति निम्न क्यों होता है? देखिए डीसी जनरेटर ही नहीं, चाहे डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, कोई भी मोटर हो, है ना, सिंगल फेज मोटर को छोड़ करके उसका आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है ना उसको मोटे तार से करी जाती है। हमारा एक ही टारगेट होता है कि अगर वाइंडिंग, अगर जो तार है, जिस तार का हम कॉइल बना रहे हैं वो तार अगर मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि जनरेटर का काम है कि वोल्टेज बनाना। जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है वो अंदर बनाता है, अंदर मतलब अपने वाइंडिंग में उत्पन्न करता है, और वाइंडिंग में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस वोल्टेज को वो ड्रॉप करा देगा, लॉस कराएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि पतले तार के बजाय मोटे तार का प्रयोग करते हैं ताकि उसका प्रतिरोध अति निम्न हो, जो कि 0.5 से लेकर के लगभग 1 ओम के बराबर होता है ना। तो आर्मेचर वोल्टेज पाथ को घटाने के लिए, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो रिड्यूस ना होने पाए, अगर मान के चलो कि अंदर 500 वोल्टेज जनरेट हो रहा है कॉइल में, लेकिन हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है 400 वोल्टेज, तो 100 वोल्टेज का नुकसान हो गया ना, किसकी वजह से? प्रतिरोध की वजह से। लेकिन यहाँ से एक जो समस्या उत्पन्न होती है ना, वो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जो खर्च मांगता है, वो ये कि अगर वाइंडिंग का प्रतिरोध कम है तो फिर करंट अधिक चलेगा, तो मोटर को बिना स्टार्टर का आप नहीं चला सकते। अगर बिना स्टार्टर का मोटर को आपने चालू कर दिया तो आपकी मोटर जल ही जाएगा, बिल्कुल जल जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है और करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता ये रेजिस्टेंस, है ना। आप देखते होंगे कि जो समरसिबल होता है, समरसिबल पंप जब आता है ना तो उसके साथ में एक स्टार्टर भी आती है, साथ में स्टार्टर आती है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से खरीदना है, साथ में आती है, इसीलिए क्योंकि कंपलसरी है, जरूरी है। तो आंसर होगा आर्मेचर वोल्टेज पाथ को घटाने के लिए। बैटरी का कार्यकाल आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैटरी का कार्यकाल का मतलब ये होता है कि उसकी लाइफ टाइम, है ना, लाइफ टाइम क्या होगा? एडिशन सेल, निकिल कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल। ऑप्शन ए तो मुझे बिल्कुल उल्टा लग रहा है, लेड एसिड सेल का 3 से 7 साल होता है ना, निकल कैडमियम सेल ये नहीं होगा, निकल कैडमियम सेल ये नहीं होगा, लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकिल कैडमियम सेल, यही सही होगा, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा, है ना, यही बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा? देखिए जो लेड एसिड सेल है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो हमारी लेड एसिड सेल है, इस सेल की लाइफ टाइम, जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 7 वर्ष तक। और पता है इसको कितने बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है? कितने बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है? लगभग 1500 बार। कितने बार? लगभग 1500 बार तक आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर लोगे, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, बैटरी बिल्कुल ही डेड हो जाती है, बिल्कुल मामला खत्म है ना। ये लेड एसिड बैटरी का है। लेकिन जो हमारी एडिशन सेल होता है, दूसरा एडिशन सेल, जो एडिशन सेल होती है इसकी लाइफ टाइम होती है हमारा 20 से 30 साल, 20 से 30 साल। लेकिन ये तब ऐसा पॉसिबल है जब बैटरी का बराबर आप ख्याल रखोगे, बैटरी का एकदम टाइम टू टाइम आप केयर करोगे, है ना। जब उसमें पानी चाहिए तो पानी डालो, ओवरलोड कभी उसको कनेक्ट मत करो, है ना, नमी उस पर आने ना पाए, उसके टर्मिनल जो है उस पर वो जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, जंग लगने ना पाए, ठीक है ना, सर्किट ना हो, शॉर्ट ना होने पाए। तो ये सब आप ख्याल रखेंगे अगर आप, तो इतना चल सकता है एडिशन सेल का। और इसको कहा जाता है कि इसको 11,000 बार, लगभग
है ना, लगभग 11,000 बार इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं आप, चार्ज और डिस्चार्ज इसको किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एडिशन सेल का। अब है निकल कैडमियम सेल, है ना, तीसरा है निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम सेल का लाइफ टाइम वही यार 15 से 20 साल होती है ना, 15 से 20 साल होती है, और इसको भी लगभग 1500 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, है ना, 1500 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। वैसे ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, बट ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी ही ठीक ठाक है। तो लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल, है ना, एडिशन सेल। देखना जो हमारे ये होते हैं ना, मोबाइल की बैटरी जो होती है, लैपटॉप की बैटरी होती है, वो सब निकल कैडमियम सेल ही होते हैं। इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। विभिन्न सब स्टेशनों में धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइनें किसे प्रतिनिधित्व करती हैं? विभिन्न सब स्टेशनों में धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइन किसको प्रतिनिधित्व करती हैं? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से पकड़िए कि जहाँ से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जहाँ से विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? विद्युत उत्पादन केंद्र। उसको क्या कहेंगे? विद्युत उत्पादन केंद्र। यहाँ पर बिजली बन रही है, जो विद्युत उत्पादन केंद्र है, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हम पावर को कहाँ लाएंगे? हम पावर को ले आएंगे ग्रिड स्टेशन में। कहाँ पर? ग्रिड स्टेशन में, है ना, ग्रिड स्टेशन में। और इसी ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन भी कहा जाता है, इसी को कहते हैं हम सब स्टेशन, है ना। ये जो हमारी लाइन निकली है ना उत्पादन से, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, पीटीएल, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब ये जो सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन से बहुत सारे छोटे छोटे सब स्टेशन होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे? सेकेंडरी पावर ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी पावर ट्रांसमिशन लाइन, या फिर सब स्टेशन का नाम ऐसे मैं देता हूँ, SS1, है ना, SS2, SS3, 3 सब स्टेशन हैं। तो ये जो एक लाइन निकली है ना, इसको कहेंगे सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, SPTL, है ना, SPTL। एक मूवी देखा है आपने जिसमें वो, अरे उसमें तो मुझे किसी भी एक्टर का नाम नहीं पता है ना, उसमें एक SPTL को लेकर के बहुत बड़ा केस हुआ रहता है, और वो मामला जो चला जाता है हाई कोर्ट में, है ना, और वो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। अरे उसका क्या नाम है, मेरे को बहुत कम एक्टरों के नाम पता है, बहुत कम एक्टर को मैं जानता हूँ, जानता तो बहुत हूँ लेकिन उनका नाम नहीं पता है ना, छोड़िए। तो SPTL जो है ये SPTL कहलाएगा, यानी कि सेकेंडरी पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो सेकेंडरी पावर ट्रांसमिशन लाइन ऑप्शन नंबर डी है। जमीन में लगाए गए ओवरहेड लाइनों का सहारा देने के लिए पोल की गहराई कितनी होनी चाहिए? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, एकदम जेन्युइन सवाल है। व्हाट इज द डेप्थ टू विच द पोल सपोर्टिंग ओवरहेड लाइंस, है ना, एम्बेडिंग द ग्राउंड। देखिए, जो पोल हमारी होती है RCC की बनी होती है, किसकी? RCC की। और पोल की जो कुल लंबाई होती है, जो हमारी RCC पोल होते हैं, तो RCC पोल की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग, है ना, ये लगभग 35 से 36 फुट, चलो मैं 36 फुट मान लेता हूँ, है ना। और ये ऐसा नहीं कि 36 फुट है, बिल्कुल 36 फुट ही है, ऐसा नहीं, ये एरिया के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, और क्या कहते हैं कि ये और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है इसकी हाइट। 8-8 मीटर के होते हैं, 10 मीटर के होते हैं, है ना, तो इस प्रकार भी होते हैं। मान के चलो 36 फुट मैक्सिमम इसकी हाइट है, तो 36 फुट का 1/6 गुना 36 फुट का, 36 फुट कुल लंबाई है, कुल लंबाई का 1/6 गुना लंबाई जो है उसको ज़मीन पे दबाया जाता है ना। इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि अगर ये हमारी एक ये हमारी एक अगर ये है, ये देखो, अगर ये मेरा एक वो है RCC पोल है, तो RCC पोल का
टोटल लंबाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई है 36 फुट, और इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी लगभग 6 फुट, लगभग 6 फुट, है ना। तो 6 फुट आप ज़मीन में दबा दो, बाकी का ऊपर रखो 30 फुट। जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत शक्ति को लंबी दूरी तक कैसे संचारित किया जाता है? बस बार के जरिए तो करते नहीं हम, बस बार का प्रयोग तो वहाँ पर करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रोनाइजिंग के टाइम पे। सब स्टेशन में नहीं किया जाता है, वितरण लाइनों में नहीं, ट्रांसमिशन लाइनों में की जाती है। कहाँ पर? ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज की जाती है ना। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा। यानी कि हमेशा दूरी लंबी दूरी जो है ना, वो जब भी संचारित की बात आई तो संचारित मतलब कि ट्रांसफर करना, संचरण करना, है ना। हाई वोल्टेज को संचरित करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। और ट्रांसमिशन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत सारा नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो नुकसान इतना है कि उस ट्रांसमिशन लाइन से हमें फ़ायदे इतने मिलते हैं ना कि वो नुकसान जो है ना वो हमें नहीं दिखता, उसकी भरपाई हो जाती है, उसकी भरपाई हो जाती है। ट्रांसमिशन लाइनों में खोखले चालक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बताइए? होलो कंडक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। होलो कंडक्टर का यूज इसलिए किया जाता है, आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि एसी जो सप्लाई होती है, एसी जो करंट होता है, जब वो किसी तार में चलती है ना, तो पूरे तार के पूरे एरिया से नहीं गुजरती, वो तार के किसी एक एरिया से चलेगी, है ना। बाकी का एरिया रह जाता है खाली, बाकी का एरिया रह जाता है खाली। तो क्यों ना हम एक ऐसे तार का निर्माण करें जो तार पतला हो, क्योंकि अगर मान के चलो कि ये एक तार है, इसके सतह से करंट फ्लो हो रही है, बाकी का एरिया खाली है ना। तो फिर इधर का एरिया है, जो इधर का एरिया का कोई काम नहीं है। इसका मतलब कि हम पतला तार अगर प्रयोग करें तो ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये तार मोटी है, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, इसका वजन भी ज़्यादा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने होलो कंडक्टर यानी कि खोखला चालक तार का प्रयोग किया। और खोखला चालक तार बीच से बिल्कुल खोखला होता है और बीच वाले भाग से करंट भी फ्लो नहीं होता, वो हमारे काम में भी नहीं आता, इसलिए होलो कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कोरोना डिस्चार्ज को कम करने के लिए। कोरोना डिस्चार्ज इससे कम हो जाता है ना। कोरोना डिस्चार्ज के साथ साथ ये स्किन इफेक्ट को भी खत्म करता है, यानी कि सतह प्रभाव को भी ये समाप्त करता है। सतह प्रभाव को ये क्या करता है, समाप्त कर देता है होलो कंडक्टर। तो दो फायदा हमें मिलता है, स्किन इफेक्ट खत्म हो जाता है और कोरोना प्रभाव कम हो जाती है ना। ये एसी में होता है ऐसा। खुले परिपथ या हल्के लोड लाइन के प्राप्ति छोर पर वोल्टेज में अचानक वृद्धि क्या कहलाती है? वोल्टेज में अचानक वृद्धि कहलाती है फेरांटी इफेक्ट। क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है फेरांटी प्रभाव, है ना। ये क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं फेरांटी प्रभाव। देखिए फेरांटी प्रभाव मालूम है क्या है? जैसे कि आप देखो यहाँ पर फेरांटी प्रभाव ये प्रभाव है कि जैसे कि अगर मैं टावर लाइन बनाऊं, है ना, इस प्रकार से, ये हमारी है टावर लाइन, ऐसे ही ना होती है, ठीक है। यहाँ पर होंगे तार, ये पहली टावर है और एक और टावर मैं बना दूं आपके लिए, ये दूसरी टावर है ना। चलो काम चल जाएगा अभी, ठीक है। ये देखो ये दूसरी टावर है। अब ये जो तार है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, और ये वाली तार इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान देना पड़ेगा, और बात ये है कि देखिए फेरांटी प्रभाव को आप समझिए। क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में कि आप यहाँ से देखो दो टावर लाइन है, ऐसे बहुत सारे टावर लाइन होंगे और यहाँ पर डबल लाइन गई हुई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आप इमेजिन करो और सोचो कि जो हमारी कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में इसी प्रकार का पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? दो प्लेट होते हैं कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर करता है ना। तो यहाँ पर भी जब दो पैरेलल तार
एक दूसरे के समांतर में तार जा रहे हैं तो ये भी एक कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगते हैं, और कैपेसिटर में कैपेसिटिव करंट है ना, ये कैपेसिटेंस उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे शंट करंट का उत्पादन होता है ना, इसकी वजह से शंट करंट उत्पन्न होता है। ये जो करंट है ना, ये करंट इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना, वो ये वोल्टेज ड्रॉप जुड़ता जाता है। अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई यहाँ तक होती है ना, यहाँ तक होती तो यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप होता, लेकिन यहाँ तक नहीं है, थोड़ा और आगे तक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप जुड़ गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप जुड़ गया, फिर यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जुड़ता जाता है और अंत में जो प्राप्त वोल्टेज होता है वो अधिक होता है ना। प्राप्त वोल्टेज जो है वो कैसा होता है, बढ़ जाता है ना। ये हमारा रिसीविंग, यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त होगा और यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज है ना, यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज, यानी कि यहाँ से हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं और यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। तो सेंडिंग वोल्टेज मान के चलो कि अगर 33 किलो वोल्ट है तो यहाँ पर पक्का हमें 35 से 36 किलो वोल्ट प्राप्त होगा, 35 से 36 किलो वोल्ट प्राप्त होगा। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो जुड़ता जाता है। इस प्रभाव को फेरांटी प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, फेरांटी प्रभाव कहा जाता है। स्किन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि करंट जो है तार के केवल स्किन पर चलती है। प्रॉक्सिमिटी प्रभाव पर आगे बात करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का वह स्थिरांक जो संचरित पावर में हानि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है क्या है ना। तो इसमें कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस तीनों होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना ये सबसे प्रभावी स्थिरांक है, क्योंकि I² R के द्वारा डायरेक्ट ये पावर का लॉस कराता है, डायरेक्ट पावर का ये क्या कराता है, लॉस कराता है। बट जो संधारित्र है ना, जो कैपेसिटर है ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से कराता है। कैपेसिटर जो है ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से ये कराता है, ठीक है ना। ठीक है, जो हमारी इंडक्टेंस होती है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की, जो इंडक्टेंस होती है ये क्या करता है, ये रिएक्टिव पावर खपत कराता है। ये क्या कराता है, वैसे भी इंडक्टेंस जो है ना, इंडक्टर जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर करते हैं। किस रूप में, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ये क्या करते हैं, ये चार्ज संग्रहित करते हैं और ये रिएक्टिव पावर के रूप में पावर को खपत कराते हैं, और ये रिएक्टिव पावर को क्या कराते हैं, लॉस कराते हैं, है ना। और ये पावर फैक्टर को भी कम करते हैं, जिससे लाइन की दक्षता घट जाती है। ये तो इंडक्टेंस मतलब कि ये भी इनडायरेक्ट रूप से पावर को खपत करा ही रहा है। और कैपेसिटर जो है ना, ये विद्युत क्षेत्र के रूप में चार्ज स्टोर करता है। किस रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में चार्ज स्टोर करता है, और रिएक्टिव पावर को भी ये स्टोर करती है, और ये भी पावर का खपत कराता है ना, पावर फैक्टर को, लेकिन ये सुधारता है, ये भी ध्यान देना। बट कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस तीनों पैरामीटर ऐसे हैं जो कि जिम्मेदार हैं पावर लॉस कराने के, जो कि जिम्मेदार होते हैं पावर नुकसान कराने के ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में जितने फायदे हैं ना, तो नुकसान भी उतने ही हैं। नुकसान भी है, इसमें बहुत सारे नुकसान है, और उस नुकसान को, उस होने वाले हानियों को हम लोग कम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कम किया जाता है, बट खर्च बढ़ जाती है, खर्च जो है वो बढ़ जाती है। 3 फेज 4 तार वितरण के भार सामान्य होते हैं। 3 फेज 4 तार, फेज 3 है तो चौथा तार कौन सा होगा, न्यूट्रल का, चौथा तार न्यूट्रल का। और एक बात ध्यान दे लेना, अगर जिस भी प्रणाली में, जिस भी वायरिंग सिस्टम में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे जो भी हो, अगर उसमें न्यूट्रल की तार है, इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि सर लोड कैसा होगा, अनबैलेंस होगा। लोड कैसा होगा, अनबैलेंस होगा।
है ना। भार कैसा होगा, अनबैलेंस, असंतुलित। जो असंतुलित भार है, असंतुलित भार का मतलब से आप क्या समझते हैं, असंतुलित भार का मतलब से मैं आपको बताता हूं यहां से क्या है असंतुलित भार। देखिए यहां पर आप देखिए, ये मान के चलो ये है हमारी आर फेज, है ना, इस पे लोड कनेक्ट है, ये देखो लोड है, इस पे भी लोड कनेक्ट है, ठीक है, और इस पे भी लोड कनेक्ट है। ये है बी फेज, वाई फेज, और ये है आर फेज, है ना। इनमें तीनों में लोड कनेक्ट है। मान के चलो इसमें 15 एम्पियर का लोड चल रहा है, इसमें 15 एम्पियर का लोड चल रहा है, बट इसमें 150 एम्पियर का लोड चल रहा है ना। अब ये सिस्टम अनबैलेंस हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड कनेक्ट है, लेकिन ज़्यादा लोड कनेक्ट होने की वजह से इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस कंडीशन। और अनबैलेंस कंडीशन जब भी आता है तो जो न्यूट्रल तार हम निकालते हैं ना, उस न्यूट्रल तार को ग्राउंड करना बड़ा ज़रूरी है ना, उस तार को ग्राउंडिंग करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लोड है, जो एक्स्ट्रा करंट है, उसको हम ग्राउंड कर सकें और अपने इस सिस्टम को स्थिरता प्रदान करा सकें, है ना। तो चौथा तार न्यूट्रल का होता है, और जब भी न्यूट्रल होता है तो वहाँ कंडीशन अनबैलेंस की ही आती है। इसीलिए जो हमारी बड़ी यूनिट की मोटरें होती हैं, ज़्यादा हार्स पावर की जो मोटरें होती हैं, उनमें ना कभी भी न्यूट्रल तार की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें वो 3 फेज से ही चलेंगे। ऐसा देखा होगा आपने, है ना, नहीं देखा होगा तो जान लीजिए कि बड़े बड़े यूनिट के जो मोटर होते हैं उसमें न्यूट्रल तार की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली फेज चाहिए, उसको 3 फेज चाहिए, चलता रहेगा, क्योंकि वो बैलेंस लोड की कैटेगरी में आएंगे। ओके, शून्य भार की स्थिति में बताओ कि शून्य भार की स्थिति में भी संचरण लाइन में विद्यमान उपस्थित धारा का मुख्य कारण क्या है। मतलब कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड कनेक्ट नहीं है, फिर भी उसमें करंट चल रही है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट चलता है, जब लोड कनेक्ट नहीं होता तो भी करंट चलती है, नो लोड करंट, जिसको चार्जिंग करंट कहते हैं। वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में भी अगर कोई लोड कनेक्ट नहीं है, फिर भी उसमें करंट चल रही है, उसको कहेंगे चार्जिंग करंट, है ना, उसको कहेंगे चार्जिंग, यानी कि कैपेसिटेंस प्रभाव, कैपेसिटेंस प्रभाव। और ये कैपेसिटेंस प्रभाव कैसे आया मैंने आपको बताया। प्रॉक्सिमिटी प्रभाव क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमिटी प्रभाव क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमिटी प्रभाव वही मैंने बताया ना कि ये जो प्रॉक्सिमिटी, स्किन इफेक्ट और कोरोना, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। प्रॉक्सिमिटी प्रभाव वैसे देखिए, जिसे तार जो है, उस तार के केवल ऊपरी सतह से धारा का प्रवाह होता है, बाकी का एरिया खाली रहता है, बाकी के एरिया से धारा का प्रवाह होता नहीं है। तो जो एरिया में धारा नहीं गुजर रही है ना, वहाँ का प्रभावी प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, उसका मान बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के मान बढ़ने से ही पावर लॉस होती है ना। यही हमारी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहलाती है। ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट क्या होती है, बताइए, चार्जिंग करंट से क्या नुकसान होता है। ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट से नुकसान ये होता है कि लाइन में लॉस होती है ना। कब से हम यही तो पढ़ रहे हैं, लाइन का लॉस बढ़ जाता है, लाइन हानि कम करता है नहीं, लाइन हानि को ये बढ़ाता है, लाइन हानि को। ACSR चालक तार में बताओ क्या होता है, ACSR चालक तार में क्या होता है। तो ACSR चालक तार जो होते हैं, इसमें जो स्टील कोर है, इस स्टील कोर का काम स्टील कोर किस धातु का होता है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का, GI का बना होता है। किसका बना होता है, GI का, स्टेनलेस स्टील का नहीं होता, स्टेनलेस स्टील का नहीं, GI का होता है ना। और ये यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ये 400 किलोवोल्ट लाइन के लिए कला चालक के बीच का अंतराल लगभग कितना मीटर होना चाहिए। मैं सब कुछ बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ आपको, सिंगल फेज से बताता हूँ। देखो, लिखो, 220 वोल्ट की लाइन जो होती है, 220 वोल्ट की लाइन में दो चालक तार के बीच की दूरी होती है 30 से लेकर के 45, चलो मैं सेंटीमीटर में बताता हूँ, ठीक है ना। 440 वोल्ट की जो सर्विस लाइन होती है, इसमें भी यही होता है, 30 से 45 सेंटीमीटर, दो तार के बीच की दूरी। अब आ जाओ 11 किलो वोल्ट पर,
11 किलोवोल्ट में होता है ये 60 से 90, 60 से 90 नहीं 45 से 60 ये होती है, 35 से 60, 35 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर आ जाओ आप 33,000 वोल्टेज में, तो 33,000 वोल्टेज में लिखना ये होता है हमारा 60 से 90 सेंटीमीटर, है ना। फिर आ जाओ 66 केवी की लाइन में, दो चालक तार के बीच में होता है ये होता है लगभग 170 सेंटीमीटर, कितना 170। फिर 66 के बाद आता है हमारा 110 किलोवोल्ट की लाइन, इसमें होती है डायरेक्ट 300 सेंटीमीटर दो चालक के दूर में। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, है ना। और ये यही होता है। 110 के बाद आता है 132 किलोवोल्ट की लाइन, 132 में हमारा 360 सेंटीमीटर, है ना। फिर हमारी आती है 220 किलोवोल्ट की लाइन, 220 किलोवोल्ट में होता है लगभग 480 सेंटीमीटर, है ना। और हमारा 400 किलोवोल्ट की लाइन पर पूछा गया है, तो 400 में होता है 8 मीटर, 8 मीटर। इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग मीटर में, है ना। इसको कन्वर्ट आप लोग कर सकते हैं मीटर में, ठीक है ना। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ओके, ठीक है। तो ये देखो इतना होता है। दो चालक तार के बीच में इतना रखना जरूरी है ना, इतना रखना जरूरी है। कोरोना हानि के कारण लाइन द्वारा खींची गई धारा किस प्रकृति की होती है? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द करंट ड्रॉ ड्यू द कोरोना लॉस। कोरोना लॉस के द्वारा एक करंट का उत्पादन होता है ना, जो नॉन साइनोसॉइडल होता है। कैसा होता है? नॉन साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल होता है। लेकिन सामान्य स्थिति में जो करंट चलती है तो वो तो साइन वेव वाली होती है, साइनोसॉइडल होता है, ऐसा होता है ना, साइनोसॉइडल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए कि नॉन साइनोसॉइडल। कोरोना हानि के कारण, कोरोना लॉस के कारण सिस्टम की स्थिरता खत्म हो जाती है, पावर लॉस बढ़ जाता है ना। अब बहुत सारे देखिए, कल मैंने आपको एक सवाल में एक ऐसा सवाल दिया था जिसमें वो सवाल आपको ये सिखाया कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम जो चालक तार प्रयोग कर रहे हैं वो मोटा होगा कि पतला होगा, है ना। क्योंकि अगर मोटा होगा तो उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, मोटा होगा तो स्टार्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और टावर के लिए ज़्यादा वजनदार हो जाएगा, टावर के लिए ज़्यादा वजनदार हो जाएगा। और स्टार्टिंग कॉस्ट के साथ साथ सतह प्रभाव, स्किन इफेक्ट जैसे हानियाँ उत्पन्न होगी। तो मोटा तार हमारे लिए सूटेबल नहीं था, हमने उसको एक्सचेंज किया, पतला तार लगाया। पतले तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, जिस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे पावर लॉस ज़्यादा होगा। हम बड़ा कन्फ्यूजन में हो गए यार कि हम फिर लगाएं तो लगाएं कौन सा तार, मोटा या पतला, दिक्कत तो दोनों में है। तो केल्विन का एक ऐसा नियम बना, केल्विन ने एक नियम बनाया, उन्होंने बताया कि कैसा तार आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए सूटेबल रहेगा, है ना। तो कल वाले क्लास को ज़रूर आप देखना, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल से बताया हुआ है, डिटेल से उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन के अंतिम में 1050 नंबर का सवाल खड़ी है आपके सामने, और इसका जो है आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। देखिए ये रहा, हर एक क्वेश्चन देखो अपने आप में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था, और इसका जो PDF है मैं आपको दूंगा इस टेलीग्राम पर। ये रहा हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बाकी कल दोस्तों ये 42 नंबर का हमारा मैराथन सेशन चलेगा, और बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर TO के लिए ये टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लास लाओ, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू।